नमस्कारः। सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ 12वीं कक्षा की भास्वती नाम की संस्कृत पुस्तक के 8वें पाठ, जिसका नाम है हल्दी घाटी। वैसे हल्दी घाटी शब्द को सुनकर के ही हमारे मन में एक ऊर्जा सी आ जाती है, क्योंकि हल्दी घाटी जो साक्षी है महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की, उनके त्याग की, तो दूसरी तरफ यह भूमि साक्षी है अकबर और उसके सैनिकों के क्रूर अत्याचार और नीचता की। जैसे ही हम हल्दी घाटी की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में बहुत सी चीजें आती हैं। बहुत से ग्रंथ हल्दी घाटी पर लिखे गए, महाराणा प्रताप के शौर्य पर लिखे गए। हिंदी में तो कई कवियों ने कई कविताएं इस विषय पर लिखी, तो संस्कृत भला कैसे अछूती रह सकती है। हम यह देखते हैं कि हमारे भारत में हमेशा से बहुत से लोगों ने अत्याचार किए, बहुत से लोगों ने शोषण किया, बहुत से आक्रमणकारियों ने भारत में अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया और कईयों ने छोटे मोटे कुछ राज्यों में शासन किया भी। इसी शासन की व्यवस्था को हम समझते हैं कि हमारा देश गुलाम था, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो गुलामी की परिभाषा मैं समझता हूं, तो वहां पर हमारा देश कभी गुलाम नहीं रहा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि गुलामी की परिभाषा अगर हम बात कहें तो बड़ी कठिन है। आप लोगों ने टीवी में महाभारत देखी होगी। महाभारत में कौरवों और पांडवों से के युद्ध से पहले जब दोनों के बीच में द्यूत क्रीड़ा हुआ, जुआ खेला गया, वहां पर पांडव हार गए और दुर्योधन के गुलाम बन गए। सभी जानते हैं कि अर्जुन और भीम जैसे योद्धा वहां पर बैठे हुए थे और उन्हीं के सामने उन्हीं की पत्नी के वस्त्र खींचे जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध करने का साहस नहीं किया। यह है गुलामी। हमारे भारत में सिकंदर के आने से लेकर के अंग्रेजों के आने तक कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, कईयों ने लूटा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कभी भी गुलाम नहीं थे, क्योंकि ऐसा मैं समझता हूं कि भारत ने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब विरोध ना किया हो, जब भारत में कभी हमारे सैनिक अथवा कभी उनके सैनिकों ने अपने प्राण ना गंवाए। इसलिए हम कभी गुलाम नहीं थे, ऐसा मैं मानता हूं। हाँ, यह सत्य है कि हम लूटे बहुत, हमें बहुत लूटा गया और उसी लूट से जिन महापुरुषों ने बचने का प्रयास किया, जिन्होंने उन लुटेरों को, आताताइयों को दंडित करने का काम किया, उसी युद्ध की साक्षी है हल्दी घाटी। यह जो पाठ है, इस पाठ में राणा प्रताप के शौर्य को हम नहीं देखते। हम यह देखते हैं कि जो हल्दी घाटी है वह क्या कहती है,
उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि इसकी जो इस पाठ का आरंभ है वह यहाँ से होता है कि जो हल्दी घाटी है वह आर्य भूमि की स्वतंत्रता की मूर्तिमती है। आर्य भूमि, यह शब्द भी बड़ा रोचक है, मजेदार है। आज हमको इतिहास में पढ़ाया जाता है कि आर्य कोई जाति है जो किसी दूसरे देश से यहाँ पर भारत में आए और यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया, लेकिन किस देश से आए उसका कोई नाम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यूरेशिया से आर्य भारत आए। यूरेशिया विश्व के नक्शे में कहाँ है किसी को नहीं पता, क्योंकि यूरेशिया यूरोप और एशिया दोनों का संधि है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों की उत्पत्ति मानसरोवर के पास से हुई है और इसलिए हम सभी भारत के प्राचीन निवासी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। खैर, चलते हैं स्क्रीन में और पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं और उस हल्दी घाटी की क्या पुकार है, क्या याचना है, क्या चाहत है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले एक बात जरूर कहूँगा, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको संस्कृत व्याकरण की बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ अक्षर से लेकर के संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय तक आपके चैनल में उपलब्ध है और इसलिए विद्यार्थियों के हित में चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उनको शेयर करें ताकि आपके मित्रों का भला हो सके। अष्टमः पाठः हल्दी घाटी। श्लोक को पढ़ते हुए अपन अर्थ भी जानते हैं। पहला श्लोक कहता है, स्वाधीनतार्य भुवि मूर्तिमती समाना राणा प्रताप बल वीर्य विभासमाना आटीकते समुपमा नहियां सुशोचिः साटीव सा जयति काचन हल्दी घाटी। अर्थात स्वाधीनता आर्य भूवि मूर्ति समाना, यानी आर्य भूवि स्वाधीनता, आर्य भूवि यानी आर्यावर्त की भूमि। अब ये आर्यावर्त की भूमि का क्या अर्थ है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हालांकि आजकल क्योंकि संस्कृत शब्दों को नहीं जानते, संस्कृत के अर्थ को नहीं समझते, इसलिए लोग यह मानते हैं कि आर्य कोई जाति है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आर्य भारत में आक्रांता बन करके आए थे। यहाँ के जो आदि निवासी हैं वो तो आदिवासी हैं, लेकिन वास्तव में आदिवासी तो हम सभी हैं। आदिवासी जो परिभाषा दी गई आधुनिक विद्वानों के द्वारा, वह किस आधार पर दी गई पता नहीं, लेकिन आर्य शब्द का जो अर्थ है वह श्रेष्ठ है। आर्य केवल जाति अगर होती तो हम लोगों ने ध्यान होगा आपको 10वीं कक्षा में एक पाठ था जटायोः शौर्यम। जटायोः शौर्यम में जो वाल्मीकि रामायण का पाठ है, वहाँ पर जब सीता हरण होता है तो सीता हरण के समय में सीता ने जटायु को जब देखा तो वहाँ पर उन्होंने कहा, जटायो पश्य माम आर्य ह्रियमाणाम अनाथवत। हे जटायु, हे आर्य, मुझे देखो जो अनाथवत ह्रियमाणा, कि किसी अनाथ की तरह हरण की जा रही हूँ। यानी जटायु जो पक्षी हैं, गीध हैं,
तो सीता जी वहाँ पर गीधराज यानी पक्षी को आर्य कहती हैं। इसका अर्थ यदि आर्य कोई जाति होती तो सीता जी कैसे उसको, या तो आज के लोगों को हम कह दें कि आर्य शब्द का अर्थ नहीं पता, यह कह दें सीता जी को अर्थ आर्य का अर्थ पता न रहा हो। खैर, तो यहाँ पर कहता है स्वाधीनता आर्य भुवि मूर्तिमती समाना, यानी आर्यावर्त की भूमि के स्वाधीनता स्वतंत्रता की मूर्तवान रूप, मूर्तिवान या मूर्तिमान जो है तो वह पुल्लिंग शब्द है। मूर्तिमान का स्त्रीलिंग होता है मूर्तिमती। तो क्योंकि भूमि है, भूमि शब्द स्त्रीलिंग है, और इसलिए कहता है कि यहाँ की यानी हल्दी घाटी की जो भूमि है वह भारत की स्वतंत्रता की मूर्ति रूप के समान है, मूर्तिमती के समान है। यहाँ राणा प्रताप बलवीर्य विभासमाना, जहाँ की भूमि महाराणा प्रताप के बलवीर्य विभासमाना, बल और वीर्य यानी पराक्रम, तेज और पराक्रम के कारण विभासमान है यानी चमकती है। जहाँ की भूमि राणा प्रताप के बल और तेज के कारण चमकती है। आटीकते समुपमा नहीं आम सुसोची ही, जहाँ के सुसोची चमक की उपमा नहीं आटीकते, कहीं दूसरी जगह नहीं दिखाई देती। सम उपमा, उस तरह की उपमा, यानी यहाँ की उपमा किसी दूसरे जगह दिखाई नहीं देती, ऐसी भूमि कहीं दूसरी जगह की नहीं है। और शाटीव सा जयती काचन हल्दी घाटी, जो साड़ी की तरह, नई नवेली सुंदर साड़ी की तरह जहाँ की हल्दी घाटी की भूमि जयती, यहाँ पर जयती का भूमि कैसे विजयी होती है, या यहाँ पर विजयी का अर्थ चमकदार दिखाई देती है, चमकती है, किसी नई नवेली सुंदर साड़ी की तरह चमकती है। तात्पर्य यह हो कि कोई हल्दी घाटी की भूमि है जो महाराणा प्रताप के बल और तेज से चमकती है और भारत की स्वतंत्रता की मूर्तिमती रूप है, जिस जगह की उपमा दूसरे कहीं विश्व में दिखाई नहीं देती, ऐसी हल्दी घाटी है। और दूसरा श्लोक कहता है प्राची यद हसति हे प्रिय मंद मंदम, हे मित्र, हे प्रिय, जिस समय पूर्व दिशा मंदम मंदम हसती, पूर्व दिशा धीरे धीरे हंसती है, और वायुर्यदा वहति नंदनजम मरंदम, जहाँ पर वायु हवा नंदनजम, नंदन वन की तरह, नंदन इंद्र का जो वन है, इंद्र की जो बगिया है उसको नंदन वन कहा गया। तो नंदनजम, इंद्र की बगिया यानी नंदन से चलने वाली वायु, मरंदम, मरंदम मकरंद या फूलों का पराग, तो फूलों के पराग को लेकर के जिस समय हवा चलती है, यहाँ पर इंद्र की बगिया से बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है, यानी फूलों के पराग की महक को लेकर के जिस समय सुंदर हवा चलती है, या प्रत्यहम किल तदा मतिमाननीयाम, जो प्रतिदिन मतिमाननीयाम, माने मतिमान कहलाते हैं बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान। तो जो भूमि प्रतिदिन विद्वानों और बुद्धिमानों से सुशोभित होती है,
शोभाम दधाती, सुंदरता प्राप्त करती है। उषसी, उषा काल यानी सुबह, प्रतिदिन सुबह कांचन कांचनीयाम, सोने की तरह चमकदार। तात्पर्य यह कि जिस समय सूर्योदय होता है और पूर्व दिशा धीरे धीरे हंसती है, जब सुंदर और सुगंधित फूलों के पराग को लेकर के हवा चलती है, ऐसे समय में प्रतिदिन यहाँ की भूमि विद्वानों से शोभा पाती है। तात्पर्य यह कि हल्दी घाटी में प्रतिदिन कोई ना कोई उस विद्वान उस भूमि को दर्शन करने के लिए, उस भूमि को देखने के लिए जाता है, और जो भी विद्वान वहाँ जाता है वह हल्दी घाटी के विषय में जरूर कुछ ना कुछ बात करता है, कुछ ना कुछ लिखता है। तो इसलिए कह दिया कि यहाँ की भूमि यद्यपि वन क्षेत्र है और जंगल में प्रायः लोगों का निवास नहीं होता, लेकिन यहाँ की जो भूमि है, यहाँ तो प्रतिदिन विद्वान लोग जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। तीसरा श्लोक कहता है, माँ कातरा स्पृशत मां प्रियपारतंत्रा, अद्यापि विहिता जननी स्वतंत्रा, यत्रेदमेव गदतीव ततिस्तरूणां, शाखा कदम्बकृतमर्मरमातनोति। माँ कातराः स्पृशत। जब भी हम अर्थ लेते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी अर्थ लेते हैं तो संबोधन से लिया जाता है, इसलिए अर्थ लेंगे माँ कातराः माम स्पृशत। हे कायरो, माम माँ स्पृशत, मुझे मत स्पर्श करिए, मत छुइए। और आगे क्या कहता है, प्रिय पारतंत्राः, और साथ में प्रिय पारतंत्राः, जिनको परतंत्रता प्रिय है, जिनको गुलामी करना पसंद है, जो गुलाम रहना चाहते हैं, ऐसे लोग भी मुझे स्पर्श ना करें। हल्दी घाटी का कहना है कि ऐसे लोग जो कायर हैं, डरपोक हैं, और ऐसे लोग जिन्हें दूसरों की गुलामी करना पसंद है, ऐसे लोग मुझे स्पर्श ना करें, यानी मेरे पास ना आएं। क्यों? आगे भी कहता है, अद्यापि यन्न विहिता जननी स्वतंत्रा, यानी आज भी जिन्होंने अपनी माँ की स्वतंत्रता के लिए योगदान नहीं किया है, यानी आज तक जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी है, ऐसे लोग भी मेरे पास न आएं। तात्पर्य यह कि यहाँ की जो हल्दी घाटी की भूमि है वह महाराणा प्रताप की भूमि है, और महाराणा प्रताप जैसे स्वतंत्रता सेनानी जिस भूमि में लड़े हों, ऐसे भूमि में कोई कायर, कोई डरपोक, कोई परतंत्रता पसंद व्यक्ति जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना कोई योगदान दिया ही नहीं, ऐसे लोग वहाँ पर यदि जाते हैं तो उस भूमि का अपमान है। अब आज की दृष्टि में अगर हम कहें कि आज का व्यक्ति वहाँ पर जाए, तो क्योंकि आज के व्यक्ति ने तो स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता में योगदान का मतलब केवल इतना ही नहीं, हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम अपने देश के लिए निश्चित है अपना योगदान करते हैं। तो आज के लोग भी योगदान करते हैं अपने देश के लिए, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आज के लोगों के लिए यह नियम आज भी लागू है, जो
लोग दूसरे देशों की गुलामी करते हैं, दूसरे लोगों के लिए बात करते हैं या दूसरे देशों की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अपनी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को उस भूमि में नहीं जाना चाहिए। खैर, आगे श्लोक कहता है यत्रेदमेव गदतीव ततिस्तरुणाम, यत्र एतद एव गदति इव ततिस्तरुणाम, तरुणाम ततिः एतत एव गदति। माने वृक्षों की पंक्ति ऐसा ही कह रही है। कैसा कह रही है? जो पहले बताया कि यहाँ पर डरपोक, कायर लोग, परतंत्रता प्रिय और जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपना कोई योगदान नहीं दिया, ऐसे लोग ना आए, ऐसा यहाँ के वृक्षों की पंक्ति कहती है। अब वृक्षों की पंक्ति कैसे कह सकती है? तो उसका उत्तर आगे कहते हैं शाखा कदम्ब कृत मरमर मातनोती। कदम्ब कृत शाखा मरमर मातनोती, यानी कदम्ब के वृक्षों से जो पत्ते झड़े हुए हैं और वह सूख गए हैं, तो वहाँ पर चलने की जो चुट-चुट की आवाज़ आती है, मरमर की आवाज़ आती है, वह मरमर की आवाज़ ऐसा कहती है कि यहाँ पर डरपोक और कायर लोग ना आए। आगे कहता है वीराग्रणीरभय युद्ध कला कलापः क्वास्तेद्यः सतनयः सनयः प्रतापी यत्र अत्रत्य निर्जनवनेथ यदा कदाचित् माते वरोदिति सखे कुररीनु काचित। कहता है हे सखे, हे मित्र, कुररीनु काचित माता इव रोदती। कुररी यानी क्रौंची। तो कहता है कुररीनु काचित रोदिती। कुररी कोई क्रौंची, क्रौंच अर्थात सारस पक्षी, तो सारस की जो मादा सारस है उसकी आवाज़ को कहता है कि वह रोती है। तो जब रोती है तो कैसे रोती है? माते व रोदिती, माता की तरह रोती है। और माता की तरह रोती है तो माता की तरह रो कर के क्या कहती है? अब यहाँ से पहली लाइन में आ जाता है, कहता है वीराग्रणी, वीरों में अग्रणी, अभय मने भय से रहित, निडर, युद्ध कला कलापः, युद्ध कला में निपुण, क्वा अस्ते कहाँ है, अद्य आज, हा हाय, सनयः तनयः सनयः प्रतापी। तनयः, तनय यानी पुत्र, वह मेरा पुत्र जो सनयः, सनयः स और नयः, स यानी सहित, नय यानी नीति, जो नीति को जानने वाला था, ऐसा वह पुत्र कौन? प्रतापी, जो प्रतापी पुत्र था, अर्थात महाराणा प्रताप। तो वह जो प्रतापी पुत्र था, क्वा अस्ते, आज कहाँ है? अत्र त्य निर्जन वने अथ यदा कदाचित। अत्रत्य यहाँ के निर्जन वन में इस प्रकार से, यदा कदाचित कभी कभी। तात्पर्य यह कि यहाँ के यानी हल्दी घाटी के निर्जन वन में जब कभी क्रौंची के रोने की आवाज़, क्रौंची के चहचहाने की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि क्रौंची माता की तरह, क्रौंची के माध्यम से माता की तरह यहाँ की भूमि, हल्दी घाटी की भूमि रोती है और कहती है हाय, मेरा वह प्रतापी पुत्र जो वीरों में अग्रगण्य था, वीरों में अग्रणी था,
और युद्ध कला में विशारद था, नीतियों को जानने वाला था, ऐसा मेरा पुत्र आज कहाँ है। आगे, पुष्पम फलम तदनु गंधवः समीरः खद्योत पंक्तिरमला च पिकाली गीतिः अद्यापि यत्र सरल प्रकृति प्रणीतम पंचोपचारमिव पूजनमस्ति मातुः। देख कितना सुंदर वर्णन करता है, कितनी सुंदर उपमाएं देता है। कहता है पुष्पम फलम तदनु गंधवः समीरः, मतलब वहाँ पत्तों, वहाँ फूलों और फलों के बाद फूल और फल मिल जाते हैं, और गंधवः समीरः, और फूलों को की सुगंध को लेकर के बहने वाली जो हवा है उस समीर के द्वारा खद्योत पंक्ति ही, खद्योत कहलाती जुगनू, और जुगनू की जो पंक्ति है, जुगनू क्या होता है, जुगनू थोड़ा थोड़ा जलती रहती है तो प्रकाशित करती है, तो ऐसा लगता है कि जुगनू की पंक्तियों की माला से, और पिकाली गीता, पिक मोर, क्षम्यताम, पिकाली कोयल, कोयलों के गीत से, अद्यापि यत्र सरल प्रकृति प्रणीतम, आज भी जहाँ सरल प्रकृति के द्वारा रचित पंचोपचारमिव पूजनमस्ति मातुः, ऐसा लगता है कि माता का यानी भारत भूमि का पंचोपचार पूजन किया जा रहा है। तात्पर्य यह कि यहाँ पर फूलों और फलों की मालाएं, सुगंधित वायु, जुगनियों की पंक्ति और कोयलों की गीत सुन करके ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी ने भारत माता की पूजा किया हो, पंचोपचार पूजन किया हो। पंचोपचार पूजन क्या होता है? तो जब भी हम कभी छोटी पूजा भी करते हैं तो वहाँ पर धूप दीप गंध नैवेद्य, धूप दीप गंध नैवेद्य और जल, इनसे पंचोपचार पूजन करते हैं। माने पहले भगवान को स्नान कराएंगे, फिर चंदन इत्यादि लगाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे और थोड़ा प्रसाद चढ़ाएंगे। ऐसा पंचोपचार पूजन कहलाता है। तो यहाँ पर फल हैं, पुष्प हैं, गंध हैं यानी सुगंधित वायु है, और जुगनुओं की पंक्ति है, और साथ में जैसे जो थोड़े से मंत्र हम बोलते हैं तो वैसे मंत्र के लिए कोयलों की गीतें हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों को, इस धारा को देख करके ऐसा लगता है जैसे भारत माता का पंचोपचार पूजन किया जा रहा हो। आगे, नीलेन पक्ष निबहेन खमा हसन्तः चंचा फलानि विमलानि समञ्चयन्तः श्रीराम नाम मधुरं मधुरं क्वणन्तः अद्यापि यत्र शुशुका विलसन्ति सन्तः। कितना सुंदर वर्णन है। कहता है नीलेन पक्ष निबहेन खम हसन्तः। नीलेन पक्षेन, नील पक्ष, नीलेन अपने नीले पंखों से, पक्ष यानी पंख, अपने नीले पंखों को फैला करके खम आहसन्तः, आकाश का आहसन्तः मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए, चंचा फलानि विमलानि समञ्चयन्तः, मने अपने चोंच से सुंदर और मीठे फलों को खाते हुए, और श्री राम नाम मधुरम मधुरम क्वणन्तः, श्री राम राम की मीठी मीठी आवाज करते हुए, अद्यापि यत्र शिशुका, आज भी जहाँ के सुंदर तोते, बिलसन्ति सन्तः,
संत की तरह शोभा पाते हैं। कहता है कि आज भी वहाँ, क्योंकि तोते, वैसे तो तोते हरे होते हैं लेकिन पंख नीले होते हैं, तो हल्दी घाटी की ऊंचे घाटियों में ऊपर, पहाड़ के ऊपर जो वृक्ष हैं वहाँ पर निवास करने वाले तोते जब वहाँ से उड़ते हैं और हम नीचे होते हैं तो वह हमें बहुत ऊंचाई में दिखाई देते हैं। तो इसलिए कहता है कि अपने नीले पंखों से वह तोते आकाश का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा लगता है कि तोते आकाश के भी ऊपर उड़ रहे हैं और अपने चोंच से मधुर मधुर बढ़िया सुंदर फलों को इकट्ठा करते हैं, फलों को खाते हैं और राम राम की धुन बोलते हैं। तो राम राम की आवाज़ करते हुए आज भी वहाँ तोते संतों की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं संत तपस्या में राम राम ऐसा जाप करते हों। अत्र प्रताप नृपते प्रकट प्रताप एकापि हन्त शतधा भवदस्रधारा युद्धेधिकोशमपि शत्रुवधे क्रमेण ज्योत्सना तमः सहचरी चपलेति चित्रम। अर्थात अत्र प्रताप नृपतेः प्रकट प्रताप, यहाँ पर प्रताप नृपति यानी महाराणा प्रताप, इस राजा का प्रताप प्रकट हुआ। और वह प्रताप कैसा था? एका अपि, एक ही था, लेकिन शतधा अभवत, वह जो एक थी वह भी शतधा अभवत, सैकड़ों की तरह हो गई। क्या? अस्त्रधारा, अस्त्र 80 से बना है, अस्त्र यानी तलवार। तो उनके एक ही तलवार की जो धारा थी, एक ही तलवार थी, वह एक तलवार सैकड़ों का रूप ले लेती थी। यानी एक तलवार जब राणा प्रताप की निकली तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों तलवारें चल रही हों। और युद्धेधिकोशम अपि शत्रुवधक्रमेण, युद्धे अधिकोशम अपि, युद्ध में अधिकोश, अधिकोश कहलाता है जहाँ पर कोई संपत्ति रखी जाती है। यहाँ पर क्योंकि युद्ध का वर्णन है तो युद्ध में संपत्ति जो है वह अस्त्र शस्त्र हैं। तो अधिकोश का अर्थ यहाँ पर अपन म्यान से ले गए। तो जब युद्ध में शत्रु वधे क्रमेण, शत्रु के वध के क्रम में तलवार जो है, तो अधिकोशम अपि, म्यान में भी वह ज्योत्सना तमः सहचरी, ज्योत्सना तमः, चांदनी की ज्योत्सना कहलाती चांदनी, चांदनी तमः सहचरी, तमः यानी अंधकार, तो ज्योत्सना प्रकाश और अंधकार की सहचरी यानी युगपत। ऐसा लगता है जैसे जब वह तलवार म्यान में जाती है तो क्योंकि म्यान को उसने अंधेरे का रूप ले लिया, म्यान काली होती है, तो जब म्यान में जाती है तो ऐसा लगता है जैसे चांदनी जो है तो बादलों के बीच में छिप रही है। तो अंधकार और प्रकाश की सहचरी बन करके, युगपत होकर के चपलेति चित्रम, चपलेति चित्रम, ऐसा लगता है जैसे तलवार जो, जैसे आकाश में बिजली की चपल कहलाती, बिजली यानी जो हम आकाश में बिजली चमकती है उसको चपला कहते हैं। तो वह जब म्यान में तलवार डालते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो। तात्पर्य यह कि यहाँ महाराणा प्रताप का पराक्रम प्रकट हुआ है। यद्यपि वह एक तलवार लेकर चले थे, लेकिन जब वह तलवार म्यान से निकल करके शत्रुओं को युद्ध में काटने लगी तो ऐसा लगता था कि वह जो अस्त्रधारा है, वह जो तलवार है, वह शतधा भवत, सैकड़ों हो गई है। एक तलवार सैकड़ों का रूप ले लेती है। और जब वह शत्रुओं को मारने के बाद अपने म्यान में
उस तलवार को, चमकती हुई तलवार को डालते हैं तो वह चमकती हुई तलवार ऐसे जाती है जैसे चांदनी और अंधकार का मिश्रण हो, या यूं कहिए कि जैसे दो, यहाँ पर दिया ज्योत्सना तमह सहचरी, चांदनी और अंधकार का मिश्रण हो, अथवा चपलेति चित्रम, या फिर आकाश में चमकने वाली बिजली का चित्र हो। आगे देखें, कहता है सैसा स्थली चकित चेतक चक्रमाणाम, सैसा स्थली कुटिल कुंत पराक्रमाणाम, सैसा स्थली प्रियतमाप्यसुतोमराणाम, सैसा स्थली भयकरी नरपामराणाम। कहता है सा ऐसा स्थली, सा ऐसा स्थली, वह यह भूमि है। कौन सी भूमि? तो कहता है कि जो हल्दी घाटी की भूमि है, यह ऐसी भूमि है, यह वह भूमि है जहाँ पर चकित चेतक चक्रमाणाम, जहाँ पर चेतक के चक्रमाणम यानी चेतक के टापू, टाप घोड़े, चेतक जो घोड़ा है राणा प्रताप का, उसके टाप से चकित हुई है। यानी वह जो चेतक था घोड़ा, ऐसा मानते हैं कि आप लोगों ने हिंदी में कविता पढ़ा होगा, जब तक राणा ने घोड़ा कैसे उतरे पार, और जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ऐसा करके जो कविता है। तो कहता है कि यहाँ यह वह भूमि है जहाँ पर चेतक के टाप की ध्वनि ने लोगों को आश्चर्यचकित किया है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है। देखिए 4 विशेषताएं बताया। पहला कहता है यह वह भूमि है, सा ऐसा स्थली, यह वह भूमि है जहाँ पर चकित चेतक चक्रमाणम, जहाँ पर चेतक के टाप ने लोगों को चकित किया है, शत्रुओं के हृदय को चकित किया है, शत्रुओं को परेशान किया है कि आखिर यह हो क्या रहा है। और सा ऐसा स्थली, यह वह स्थली है जहाँ कुटिल कुंत पराक्रमाणाम, जहाँ पर कुटिल कुंत पराक्रमाणाम, कुटिल कुंत, कुटिल के दो अर्थ होते हैं। एक तो कुटिल यानी टेढ़ा होता है, और दूसरा होता है तीखा। यहाँ पर तीखा से अर्थ लेंगे या नुकीला से अर्थ लेंगे। कुंत, कुंत यानी भाला। यह वह स्थली है जहाँ पर राणा प्रताप के तीखे भाले ने अपना पराक्रमाणाम, पराक्रम दिखाया है। यह वह भूमि है जहाँ चेतक के टापों ने लोगों को चकित किया है। यह वह भूमि है जहाँ पर राणा प्रताप के भाले ने अपना पराक्रम दिखाया है। सैसा स्थली प्रियतमा, यह वह स्थली है जो प्रियतमा, प्रियतम है, सबके लिए प्रिय, किसके प्रिय है, किसके लिए? अपि भी सुतो अमराणाम, सुतो, सुत यानी पुत्र, अमराणाम, अमर यानी देव। यह वह भूमि है जो देवपुत्रों को भी प्रिय है, यानी देवता भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो तीसरी विशेषता कहता है कि यह वह भूमि है जो देवपुत्रों को भी प्रिय है। आगे सैसा स्थली भयकरी नरपामराणाम, यह वह भूमि है जो नरपामराणाम भयकरी। पामर का अर्थ होता है नीच, जो नीच मनुष्यों के लिए, जो दुष्ट मनुष्यों के लिए भयकरी, भय पैदा करने वाली है। यहाँ की हल्दी घाटी की जो भूमि है, यह वह भूमि है जो दुष्ट मनुष्यों के हृदय में डर पैदा करने वाली है। यहाँ 4 विशेषताएं बताया।
हल्दी घाटी की पहली विशेषता क्या कहता है कि यह वह भूमि है जहाँ पर चेतक के टापों ने लोगों को चकित किया। दूसरी विशेषता क्या कहता है, यह वह भूमि है जहाँ पर राणा प्रताप के तीखे भाले ने अपना पराक्रम दिखाया है। तीसरा, यह वह भूमि है जो देवपुत्रों को भी प्रिय है। और चौथा, यह वह भूमि है सा ऐसा स्थली, यह वह भूमि है जो दुष्ट और नीच तरह के जो मनुष्य होते हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में भय पैदा करने वाली है। आगे देखें, वीक्ष्य प्रभा हसित चारु पुरंदराणाम संगम सनृत्यमलम शिखि सुंदराणाम संभाष्यते वरभुवः सुषमात्युदारः हर्षांकितो हरित हीरक कंठहारः। अर्थात वीक्ष्य प्रभा वीक्ष्य चारु पुरंदराणाम हसित, यानी जहाँ की चमक, प्रभा का अर्थ है चमक, जहाँ की चमक देख करके, या यूँ कहिए कि जहाँ की चमक पुरंदराणाम चारु हसित, यानी पुरंदर कहलाते हैं देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र की जो नगर की शोभा है, वहाँ की सुंदरता जो है चारु सुंदरता कहलाती है। तो वहाँ की सुंदरता का हसित यानी मजाक उड़ाती है। यहाँ की सुंदरता, हल्दी घाटी की सुंदरता, हल्दी घाटी की चमक इंद्र के स्वर्ग का भी मजाक उड़ाती है। संगम सनृत्यमलम शिखि सुंदराणाम, और संगम इसके साथ में, किसके साथ में, हल्दी घाटी की चमक के साथ में नृत्यम अमलम शिखि सुंदराणाम, नृत्य अमल सुंदर, गंदगी से रहित, विमल, यहाँ पर विमल यानी सुंदर नृत्य से है। किसका, शिखि सुंदराणाम, सुंदर शिखि यानी मोर। तो सुंदर मोरों के नृत्य की सुंदरता है। संभाषते वरभुवः सुषमात्युदारः, संभाषते अर्थात सम्यक भाषते, सुंदर, भासते माने चमकती है, अपनी चमक बिखेरती है। बरभुवः श्रेष्ठ भूमि, सुषमा अत्युदारः, सुषमा अति उदारः, यहाँ माने अति उदार सुषमा के द्वारा, अपनी सुंदर चमक के द्वारा। और हर्षांकितो हरित हीरक कंठहारः, माने ऐसे लगता है कि यह अपनी चमक से इतनी सुंदर दिखती है जैसे कोई सुंदरी हो जो हर्षित हो रही हो। क्यों, हरित हीरक कंठहारः, यानी हरे हीरों का हार पहन लेने के कारण। तात्पर्य यह कि यहाँ की जो भूमि है वह ऐसी भूमि है जिसकी चमक इंद्र के स्वर्ग को लजा देती है, इंद्र के स्वर्ग का उपहास करती है। जहाँ सुंदर सुंदर मोरों का नृत्य देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि यह जो भूमि है इसकी चमक इस प्रकार से है जैसे कोई सुंदरी हो जिसने हरे हीरों का हार पहनने के कारण जो है तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हो। मुझे लगता है
कि पाठ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और यदि पाठ का समझाना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भेजें, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वह आप लोगों को संस्कृत जिनको कठिन लगती है उनको कठिन ना लगे, उनको संस्कृत में रुचि जागृत हो और वह संस्कृत पढ़ सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम आपके लिए यह वीडियो दे रहे हैं। आपको इस चैनल में व्याकरण में अक्षर से लेकर के संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, कारक, उपसर्ग और बाकी भी बहुत सी चीज़ें जो अब तक आ चुकी हैं और अभी आगे भी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।